गुड मॉर्निंग बीपीएस स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में संधि प्रकरण के बारे में जानेंगे। संधि प्रकरण के बारे में देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के अंतर्गत ये होता है, जैसे देखो, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णे सह उत्तर पदस्य प्रथम वर्णस्य मेलने यद परिवर्तनम भवति तत संधि इति। अर्थात पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ दूसरे पद के प्रथम वर्ण के साथ मेल करने से शब्द में जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे संधि का अर्थ देखो, सबसे पहले हम संधि का यदि अर्थ देखते हैं तो पूर्व समय में राजा महाराजा लोग लड़ाइयां करते थे, इत्यादि करते थे, तो वह संधि के माध्यम से उनके बीच में समझौता होता था। तो देखिए, सामान्यतः यहाँ बताया गया कि सामान्यतया संधि का अर्थ मेल करना, समझौता करना या किसी के साथ जुड़ाव रखना होता है। अर्थात दो व्यक्तियों को आपस में मिलाना होता है, तो वहां पे क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। उसी तरह देखिए, संधि यहाँ पर थोड़ा अलग है। वहां दो व्यक्तियों में संधि होती थी और यहाँ पर स्वर व्यंजनों के अंदर संधि होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने परिभाषा में देखा था, परिभाषा के अंतर्गत था कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण, अभी हमारा पूर्व पद है यानी पहला पद है हमारे पास हिम। तो हिम पहला पद है और पहले पद के अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण कौन सा है हमारे पास? मैं। अब मैं में से हमने ए को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा? मैं। अब दूसरा जो शब्द है वो हमारे पास है आलय। अब आलय के अंदर जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो आलय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा हुआ? आ को भी हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास इधर क्या बच गया? लय। दूसरे शब्द में क्या बचा? लय। और प्रथम शब्द में हमारे पास क्या बचा? ही और आधा मैं। अब जब हमने मैं में से ए को बाहर निकाला तो हमारे पास प्रथम जो शब्द है उसमें मैं बचा है, और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द के का जो प्रथम वर्ण है, इसमें से हमने आ को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बच गया? लय बच गया। तो जब हमने प्रथम वर्ण, ये प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है ए और दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है आ, दोनों को यदि हम मिलाते हैं, इनमें मेल करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं, तो हमारे पास ए प्लस आ बराबर क्या बनता है? आ बनता है। तो अब देखिए, प्रथम शब्द जो शब्द था उसका प्रथम वर्ण कौन सा था? ही। और दूसरा वर्ण क्या बचा हमारे पास? मैं। जब मैं के अंदर हमने आ को जोड़ा तो हमारे पास क्या शब्द बना? मां। और इधर हमारे पास क्या बच गया? लय। तो देखिए, जो हिम है, हिम में जो प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण है उसमें हमने नंबर 1 लगा दिया, और जो मैं में से हमने ए को बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमारे पास आधा मैं बचा था। आधा मैं के अंदर हमने आ को जोड़ा, आ को जोड़ने पर क्या बन गया? मां। तो यहाँ पर नंबर 2 लगा दिया, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण नीचे लेने के बाद हमारे पास लय शब्द बचा हुआ था, उसमें हमने यहाँ पर 3 नंबर लगा दिया। तो हम नंबरों के हिसाब से जब इसको लिखेंगे तो नंबर 1 पे क्या आया? ही। नंबर 2 पे हमारे क्या पास आया? मां, तो मां। और लय नंबर 3 पे था तो लय। तो यहाँ पर क्या शब्द निष्पन्न हुआ? हिमालय। अर्थात हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। तो हमारे पास जब परिभाषा में आया था कि मेल करने से जो परिवर्तन होता है, तो हमने मेल क्या किया? हिम को और आलय को एक जगह मिला दिया। जब दोनों को एक साथ मिलाया तो हमारे पास नया शब्द, नया परिवर्तन क्या हुआ? हिमालय। और हिमालय का अर्थ क्या बनता है? बर्फ का घर। अर्थात जहाँ पर वह घर जहाँ पर बर्फ हमें नजर आती हो वह हिमालय कहलाता है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, संधि विच्छेद। पहला तो हो गया संधि, अर्थात स्वर और व्यंजनों को आपस में मिलाना, तो संधि कहलाता है। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है जो संधि युक्त शब्द है, जैसे हमारे पास हिमालय है, अब हिमालय को वापस अलग अलग करना है, तो संधि युक्त शब्द में 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग अलग करना, अर्थात उनका बंटवारा करना, तो क्या कहलाएगा? वो संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात
जैसे मैंने पहले बताया कि पहले के जो राजा महाराजा लोग थे उनमें लड़ाइयाँ होती थी, तो लड़ाई होने के बाद उनमें आपसी समझौता होता था, वो तो कहलाती थी संधि। और यदि उन्हीं के बीच में फूट डाल दी जाए तो उनमें वापस क्या होता था, विच्छेद हो जाता था, अर्थात वापस उनमें वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। इसी तरह यहाँ पर संधि जो शब्द है उसको भी अलग अलग कर देने से हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसका जब अलग अलग हो जाएगा संधि शब्द तो उनके अंदर विच्छेद हो जाएगा, तो वो शब्द हमारे पास क्या रहेगा, संधि विच्छेद शब्द कहलाएगा। जैसे देखिए, संधि युक्त शब्द में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमारे पास पूरा शब्द है रामावतार, क्या शब्द हुआ, रामावतार, तो रामावतार शब्द को हम अलग अलग करेंगे, दोनों का बंटवारा कर देंगे, तो राम जो मूल शब्द है उसको हम अलग निकालेंगे, राम। अब आपको पता है कि दीर्घ की संधि होती है, उसमें अ प्लस अ बराबर आ होता है, अ प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस अ बराबर आ होता है, और आ प्लस आ बराबर आ ही होता है। इसी तरह उस सूत्र के माध्यम से इसमें मैं है, राम में मैं है, मैं में से हमने अ को बाहर निकाला तो क्या बच गया, क्या बचेगा, अदम है, और इधर से अ को, इसमें अलग अ है ही सही, अब अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, माँ, और वो माँ से क्यों जुड़ जाएगा, माँ के अंदर, तो यहाँ पर माँ बन जाएगा। तो राम अवतार है तो राम प्लस अवतार है, तो हमारे पास क्या संधि विच्छेद करने के लिए कौन शब्द आया, रामावतार, और रामावतार शब्द को अलग किया तो राम प्लस अवतार, हमारे पास ये विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार बताया गया है कि संधि के भेद, अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः रूप से संधि त्रिविध अर्थात 3 प्रकार की है। सामान्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास स्वर संधि अर्थात अच संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है, अच संधि। अच संधि क्यों कहते हैं, सभी बच्चों के दिमाग में क्या होना चाहिए कि प्रश्न वाली भावना है, तो वो है कि सर आपने कहा कि स्वर संधि है, स्वर संधि का नाम आपने बताया अच संधि, तो अच संधि दूसरा नाम कैसे हुआ, तो अच संधि का मतलब मैंने आपको पहले पढ़ाया था वर्ण विचार में, वर्ण विचार के लिए बताया था कि जो स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अच, अर्थात जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उसमें अच प्रत्यार होता है, और अच प्रत्यार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, जैसे अ ई उ री री ए आई ओ औ, ये सब क्या आते हैं उसमें स्वर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसलिए स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि। तो सभी बच्चों ये याद रखना कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि। संस्कृत में ये होता है अच संधि अपर नाम किम भवति, तो आपको क्या बताना है, अच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जिस प्रकार स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है, उसी प्रकार व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हमारे पास हल संधि। हल संधि क्यों है, वही हल प्रत्यार के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी व्यंजन आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि तो क्या कोई विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है। हाँ, तो इसके बाद देखिए जो 3 संधि आती है अपने पास, जो संधि के 3 भाग बताए गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो स्वर संधि तथा स्वर संधि का दूसरा नाम मैंने आपको पहले बताया था, अच संधि कहते हैं, अर्थात अच प्रत्यार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखिए, स्वर संधि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि भवति, अर्थात स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल करने से जो संधि होती है वह स्वर संधि होती है। जैसे संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण निम्नलिखित हैं। अब स्वर कौन कौन से हैं वो देखिए, अ आ ई री री उ ए आई ओ औ आदि। अर्थात संस्कृत
गद्य भाषा में हमारे पास जो स्वर हैं वह आपके सामने है। तो अ आ ई री री ऊ ए ऐ ओ औ आदि। तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि के जो भेद हैं उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के यहाँ पर आपको 7 भेद मिलेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि में आती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, नंबर 4 पर है यण संधि, नंबर 5 है अयादि संधि और नंबर 6 पर है पूर्व रूप संधि और नंबर 7 पे आपकी आ रही है पर रूप संधि। तो आप एक बार और देखिए कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि, और अच संधि का दूसरा नाम क्या है, स्वर संधि। केवल आपको यही बात याद रखनी है कि स्वर संधि का अपर नाम क्या है, अच संधि, और अच संधि का अपर नाम क्या है, स्वर संधि। परिभाषा आपके सामने है ही सही, वो इस पे लिखा हुआ है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल करने से ही स्वर संधि होती है, क्योंकि स्वर वर्ण के साथ कभी व्यंजन वर्ण नहीं आएगा। यदि व्यंजन वर्ण आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे स्वर संधि नहीं है। तो प्लस से पहले भी आपको उसमें से क्या निकालना है, स्वर को बाहर निकालना है, और प्लस के बाद भी जो दूसरा शब्द है उसमें से पहले वर्ण में से क्या निकालना है, स्वर को बाहर निकालना है। ठीक है, तो फिर मैं बताया कि स्वर संधि के